गो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेद्योराध्याय स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग मेन इन्वायरमेंट, उसका डेफिनेशन, आखिरकार ये है क्या, वो सारा कुछ जानेंगे। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, आखिरकार इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, किसी तरीके से इनको बांटा गया है। उसके बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, वो सारा कुछ हम लोग इसमें समझेंगे। सो हम लोगों को बेसिकली इसमें 3 टॉपिक डिस्कस करते हुए चलना है, नंबर 1, 2, 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो उस रूम में अगर टीवी सामने चल रहा है तो टीवी भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर आप सोफे पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो या फिर फ्लोर पे बैठे हो तो वो भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। फिर आपके सराउंडिंग में जो वॉल्स हैं वो सारा कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर आप गार्डन में बैठे हो सो जितने भी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, आपको एनिमल्स हो गए, और भी आसपास की जो चीज़ें हैं, वो सारा कुछ इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। अब देखिए डेफिनेशन पे आते हैं। द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। द प्लेस पीपल थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि प्लेस, पीपल, थिंग, लोग, चीजें और जगह, जिस जगह पे आप हो, सारा कुछ आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है ना। अब देखो इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ को जीने के लिए काफी बेसिक चीज है। कैसे? बेसिक सपोर्ट सिस्टम, यानी कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे लाइफ का बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम कैसे, आप सपोर्ट सिस्टम आप इसको कैसे कह सकते हो, तो मैं आपको बताता हूं। ये हमारे खाने में सपोर्टिव है, ये हमारे पीने में सपोर्टिव है, इसके वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, ये सारा कुछ आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ किस वजह से हम लोग, मैंने मतलब कि इन्वायरमेंट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप खा पा रहे हो। ठीक है ना। फूड वी ईट, लैंड वेयर वी लिव, वाटर वी ड्रिंक एंड एयर वी ब्रीथ, ये सारा कुछ आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब देखो जो हवा आप ले रहे हो जिसकी वजह से आप सांस ले पा रहे हो, ऑक्सीजन सप्लाई होती है ना ह्यूमन में, और प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारा कुछ किससे आता है, ये सारा कुछ आपके आता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है ना। सो एटमॉस्फेयर में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या है इसके बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि आखिरकार एटमॉस्फेयर के क्या क्या कुछ गैसेज हैं। सो O2 CO2 आपने समझ लिया, ये उसका एक पार्ट है। उसके बाद फिर वाटर वी ड्रिंक, या आखिरकार ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं ये भी तो इन्वायरमेंट का पार्ट ही है ना। जरा आप सोचो, जिस रिवर से मान लो कुछ लोग पानी पी रहे होंगे अगर विलेज साइड है, ठीक है ना, तो उसके बाद ग्राउंड वाटर हो गया, तो ये सारा कुछ किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही तो पार्ट है। उसके बाद फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, फूड वी ईट, वो सारा कुछ कहाँ से आता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे फूड साइकिल। ठीक है ना। तो आखिरकार ये सारा कुछ जो चीजें हैं ये सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। द फूड वी ईट, ठीक है। उसके बाद द लैंड वेयर वी लिव, जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। जो स्काई है आपका वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। मतलब ओवरऑल सारा कुछ आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है ना। आप इस फिगर में देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे वाटर शो किया गया है, तो आप समझ सकते हैं इसको देख करके। अब ये आप पानी किसका पार्ट है, यहाँ पे हमने देखा है द वाटर वी ड्रिंक इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद द फूड वी ईट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट क्या है, क्या इसका डेफिनेशन है, और इससे रिलेटेड सारा कुछ आपने अभी तक समझा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कुछ इसके कंपोनेंट्स। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट जो है, देखो जो इन्वायरमेंट है वो बेसिकली आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नेचुरल इन्वायरमेंट, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं, ये देखिए इसके कुछ 3 पार्ट है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में हम लोगों को 3 टाइप पढ़ना है। ठीक है ना। सबसे पहला आपका नेचुरल, उसके बाद ह्यूमन मेड,
उसके बाद नंबर 3 ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन, इसके अंदर में क्या क्या आएगा। अब सबसे पहले हम लोग को समझना है नेचुरल में। तो नेचुरल में आपका क्या क्या हो सकता है, जरा खुद सोचो ना, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है। जो भी आप जो भी मतलब पहले से चीज़ें हैं, यानी कि जो मैनमेड नहीं है, प्रकृति का एक देन है, वो सारा कुछ आपका नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे कि आपका वाटर, ठीक है ना, उसके बाद एयर, लैंड, लिविंग थिंग, ये सारा कुछ क्या है, ये सारे आपका नेचुरल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इसकी बातें हो गई। देन हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन मेड के बारे में, यानी कि जो हमने बनाया है, जो हमसे बनकर तैयार हुई है, वो इन्वायरमेंट का पार्ट जो कि हमसे बन के तैयार हुई है, दैट इज मैन मेड। उसमें क्या क्या है, उसमें पहले आपके बिल्डिंग्स हमने बनाई है, क्या ये पहले से थी? नहीं। उसके बाद पार्क्स, जो पार्क्स है, अब देखो पार्क में भी मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें हैं, आप मान लो पार्क जाते हो तो क्या क्या देखते हो, झूले देखते हो, गार्डन देखते हो, क्या वो वहाँ पे पहले से था? हम लोगों ने, अगर वो पहले से होगा भी तो हम लोगों ने उसको और अच्छी तरीके से वहाँ पे सारा कुछ सेटल किया, ठीक है। उसके बाद जो भी आप फ्लोर देख रहे हो, वहाँ पे बैठने की जगह है, तो फिर वो सारा कुछ किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। उसके बाद ब्रिजेस, आप लोग रोड्स पे चलते हो, फिर आपको ब्रिज पे भी चलते हो, तो ये सारा कुछ इसका पार्ट है। सो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। देन मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारा कुछ आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। स्टूडेंट्स, ये बात हो गई हमारी ह्यूमन मेड में। उसके बाद इसका इन्वायरमेंट का एक और कंपोनेंट है, वो क्या है? वो है आपका ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन कम्युनिटी, ये भी तो एक पार्ट है इन्वायरमेंट का। अब ह्यूमन कम्युनिटी में क्या क्या, खुद अकेले अगर आप खड़े हो कहीं पे तो आप भी इन्वायरमेंट का एक पार्ट हो, ठीक है ना। अगर आप सिंगल मतलब कहीं पे खड़े हो तो वो आप भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट हो। उसके बाद फैमिली, आपकी जो फैमिली है, मतलब अगर आप हुए इन्वायरमेंट का पार्ट तो आपकी फैमिली भी तो हो गई ना। उसके बाद कम्युनिटी, अब मान लो फैमिली से फिर कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से फिर और भी विस्तार होता है, फिर जिला बन के तैयार होता है, एक शहर बन जाता है, स्टेट बन जाता है। ये सारा कुछ किसके अंदर में आता है? ये सारा कुछ आपके इन्वायरमेंट के अंदर में ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद रिलीजन, धर्म, देन एजुकेशन, देन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारा कुछ आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, आपने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर ली है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे इसके आगे की बात, आइए बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। अब देखो, हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को पढ़ते हुए देखा कि कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं और कुछ ह्यूमन मेड भी हैं, तो इसको कैटेगराइज भी किया गया है। अब जो कैटेगराइज किया गया है, आखिरकार उसको एक सही नाम देना होगा, है ना। जो पूरे इन्वायरमेंट को कैटेगराइज किया गया है उसको अलग अलग कुछ नाम देंगे, तभी तो हम लोग समझेंगे, समझे। तो चलिए, इसमें फिर नेचुरल इन्वायरमेंट आता है और ह्यूमन मेड फिनोमेना आता है। तो ह्यूमन मेड फिनोमेना में आपने कुछ देखा, बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज और भी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये सारा कुछ किसका? ये सारा कुछ आपके इससे ह्यूमन मेड का ही पार्ट था, है ना। फिर उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा कैटेगराइज किया गया है, क्या समझे? नेचुरल इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा कैटेगराइज किया गया है, वो कैसे? तो देखो, बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक। अब ये बायोटिक और अबायोटिक क्या है सर? आपने तो बताया नेचुरल इन्वायरमेंट, आपने बता दिया सही से, लेकिन अब बायोटिक और अबायोटिक का क्या चक्कर है इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, नंबर 1 बायोटिक एंड नंबर 2 अबायोटिक। सो बायोटिक, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडिंग में है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट in the society, present on the earth, you can say, so that is part of biotic, that is part of biotic natural environment. उसके बाद अबायोटिक, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, नॉन लिविंग में जो कुछ भी आएगा नेचर के द्वारा, नॉन लिविंग में जो कुछ भी आएगा नेचर के द्वारा, वो सारा कुछ किसका पार्ट है? वो अबायोटिक का। सो बायोटिक क्लियर हो गया, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं जो कि क्या है बायोटिक में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जीव है, सजीव है, और जो निर्जीव है
हिंदी में समझ लो, जो निर्जीव है वो किसका पार्ट है, अबायोटिक का। अब निर्जीव में क्या क्या होगा नेचुरल एनवायरनमेंट में, लैंड होगा, आप रिवर वाटर देख रहे हो, ये सब आपने बनाया है नहीं, सी वाटर देखो, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने नहीं बनाई लेकिन वो नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में भी वो किसका पार्ट है, अबायोटिक। और बायोटिक में आपने समझ लिए जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सारा कुछ किसका पार्ट हुआ, बायोटिक। तो इसमें आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करने अभी मेरे हिसाब से आ गया होगा। आप लोग स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, इससे बायोटिक और अबायोटिक में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं आप लोग एक पेन और पेपर लेना और बीच से एक लाइन देना, एक तरफ लिखना बायोटिक और एक तरफ लिखना अबायोटिक। देखो कुछ इस तरीके से, इधर लिख देना तुम बायोटिक और इधर लिखना अबायोटिक। अब बायोटिक और अबायोटिक में जो भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, जो भी डिफरेंसेस हैं वो सारा कुछ इसमें मेंशन करोगे विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दोनों में दोगे। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा बायोटिक और अबायोटिक को लेकर के। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए इस पर इतना फोकस किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो बायोटिक में कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया गया है, उसके बाद अबायोटिक में आपको कुछ दिखाया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस और जो भी कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारा कुछ किस में आएंगे, वो सारे कुछ किस में आएंगे, सो बायोटिक में आएंगे। सो बायोटिक का क्लियर हो गया, बायोटिक का क्लियर हो गया। अब देखो अबायोटिक क्या है, अबायोटिक। सो अबायोटिक में कौन कौन सी आएंगी चीजें, वाटर, क्या ये लिविंग थिंग है, नहीं। क्या ये लिविंग थिंग है, नहीं, तो वाटर नहीं है। उसके बाद सॉइल, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं, तो सॉइल भी आएगा आपका किसमें, किसमें आएगा सॉइल, अबायोटिक में आएगा ना। उसके बाद फिर एयर, मिनरल्स, लाइट, ये सारा कुछ आपका किसमें आएगा, ये सारा कुछ आपका आएगा अबायोटिक में। सो बायोटिक और अबायोटिक, यहाँ पे जो मैंने आपको टास्क दिया है इसको भी बनाने में ये एग्जाम्पल कुछ हेल्प करेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बातें हो गई हम लोगों को क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा कैटेगराइज किया गया है। इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे डोमेन्स के बारे में, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ वो क्या है, वो क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसमें कुछ हम लोग डोमेन्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपने पहले देखा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा कुछ किसमें आता था, नेचुरल इन्वायरमेंट में। और नेचुरल इन्वायरमेंट में भी कैटेगराइज किया गया था बायोटिक और अबायोटिक में। सो आपको टास्क दिया है वो आपको करना है। उसके बाद कुछ डिफरेंट डोमेन्स ऑफ अर्थ, डिफरेंट डोमेन्स यानी कि जो अर्थ पे जो लाइफ सर्वाइव हो पा रही है, यानी कि लाइफ सर्वाइव अगर हो पा रही है इस अर्थ पे, तो आखिरकार कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल हो पा रहा है। वो क्या है, पहला लिथोस्फीयर, सेकंड हाइड्रोस्फीयर, नंबर थर्ड एटमॉस्फेयर, नंबर 4 बायोस्फीयर। सो स्टूडेंट्स ये कुछ 4 पैरामीटर्स हैं जिसके वजह से आपका लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल हो पा रहा है इस अर्थ पे, ठीक है ना। और ये सारा कुछ किसके डोमेन्स हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के, है ना। क्या मैनमेड इन्वायरमेंट में कुछ भी वैसा चीज़ें नहीं है ना जिसके वजह से आपकी लाइफ सर्वाइव हो पा रही है, मतलब आप जी पा रहे हो। क्या, एक बात मुझे बताओ सर, बोलोगे सर डिफरेंट डोमेन्स में आपने बता दिया कि इसी के वजह से लाइफ सर्वाइव हो पा रही है। जरा सोचो मैनमेड में रोड बन गया तो क्या इससे आपकी लाइफ पे कोई असर है, हाँ आपको सुविधा मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड नहीं बनता तो आप जी पाते। रोड्स तो मतलब काफ़ी बाद ना बनना शुरू हुई। मतलब आप अगर एक न्यूलिथिक पीरियड की बात करो, पैलियोलिथिक पीरियड की बात करो, मेसोलिथिक में चले जाओ, तो उसमें क्या होगा, अर्ली मैंस कैसे रहते थे, क्या उन लोगों के पास रोड था बहुत एकदम बढ़िया पिच टाइप का, नहीं, लेकिन फिर भी तो लाइफ सर्वाइव हो पा रही थी। लेकिन उसी में अगर आप बात करो, क्या वो उस समय पानी नहीं होता तो लाइफ सर्वाइव हो पाती, नहीं हो पाती। ठीक उसी तरीके से आज भी अगर वाटर नहीं होता तो लाइफ सर्वाइव हो पाती, नहीं हो पाती। तुम देख सकते हो यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले वाटर, एयर, फूड,
ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हैं, जो आपके जीवन को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है ना। वाटर, एयर, फूड, एक तो आपका लैंड भी आ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी भी पीरियड की बात करो, आप बोलोगे अर्ली मैन की पीरियड, स्टोन एज, फिर उसके बाद भी, चाहे अभी इस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ इनको कैटेगराइज किया गया है, कुछ इनको अलग अलग डोमेन दिया गया है, ठीक है ना। अब मान लो वाटर है तो वाटर के लिए एक अलग डोमेन है, एयर है तो एयर के लिए अलग डोमेन है, फूड है तो फूड के लिए अलग डोमेन है। चलो एक लैंड भी लिख देते हैं, लैंड है तो लैंड के लिए भी एक अलग डोमेन है, ठीक है ना। यानी कि डोमेन मतलब क्या, किसी एक चीज़ को स्पेशलाइज करना, उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में बांट देना, ठीक है ना। सो वही हुआ आपका डोमेन्स, समझ गए। अब देखो एक एक करके हम लोग इन सारे डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और लास्टली पढ़ेंगे हम लोग बायोस्फीयर के बारे में। चलो मैं आपको यहाँ पर एक बायोस्फीयर के बारे में बता देता हूँ कि ये जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है ना, ये जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है, ये सारा कुछ आपका इस बायोस्फीयर में आता है। यानी कि जो बायोस्फीयर है वो सबका क्या है, मिक्सर है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात की जाए। सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग समझेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। जैसे कि लिथोस्फीयर में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, तो बोलोगे एल। सो एल फॉर फूड, एल फॉर वाटर, नहीं, एल फॉर लैंड। तो ये आपका लैंड से रिलेटेड है, क्या है ना, लैंड से रिलेटेड। अब इसमें लैंड से जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग को करनी है, यानी कि लिथोस्फीयर में लैंड से जुड़ी हुई सारी बातें करनी है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ है हमारा, जो अर्थ का सरफेस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके 3 लेयर है, ठीक है ना, इसके 3 लेयर है। मैं अर्थ की लेयर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं लिथोस्फीयर पे नहीं जा रहा हूँ। अर्थ की लेयर के बारे में समझो। 3 लेयर है जिसमें से कि क्रस्ट, फिर आपका लास्ट में कोर और बीच में मेंटल। सो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये आपका 3 मेन लेयर है अर्थ का, है ना। अब देखो बात करनी है कि आखिर का क्रस्ट में क्या है, फिर मेंटल में क्या है और फिर कोर में क्या है। सो कोर जो है आपका, कोर इस फिगर के थ्रू समझते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन चलो एक बार और इसके बारे में समझो। इतना मैं बता देता हूं यहां पर कि जो लिथोस्फीयर है हमारा, इस कोर से लेकर के अपर मेंटल तक है। सर अपर मेंटल क्या है, लोअर मेंटल क्या है, कोर क्या है, वो सारा कुछ समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थ जो है वो 3 मेन लेयर में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 मेन लेयर्स हैं अर्थ के, ठीक है ना। अब समझना ये है कि आखिरकार क्रस्ट में क्या होता है, मेंटल में क्या होता है और कोर में क्या होता है। ये टॉपिक आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो। क्रस्ट में क्या है, इसको बोलते हैं सियार, मतलब सिलिकन एंड एल्यूमिनियम इसी में होता है, ठीक है ना। मेंटल क्या है, तो ये मेंटल जो है कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, तो इसमें मैं बता दूं कि जो भी लावा सुना होगा आपने, है ना, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन के बाद लावा आता है। सो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है इसी धधकते हुए बहुत ही गर्म से लेयर में होता है। सो मेंटल, मैग्मा, मैग्मा से याद रखोगे, और वो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है सो उसमें मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है और फिर पूरा मोल्टेन फॉर्म में बाहर बिखर जाता है, ठीक है ना। सो मेंटल में आपने समझा कि वोल्केनिक इरप्शन होता है। उसके बाद कोर में, अब देखो जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, वो सारा कुछ आपके कोर में आएंगे, ठीक है ना। सो क्रस्ट, मेंटल, कोर आपने पहले ही पढ़ा होगा, एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अब देखो क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में, क्रस्ट तो आपका ये वाला पार्ट हो गया, है ना, क्रस्ट हो गया आपका ये वाला पार्ट,
और मेंटल हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देन आपका कोर हो गया आपके कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखो मेंटल में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर। मेंटल में अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये देखो ये आपका जाहिर सी बात है अपर ये होगा और लोअर ये होगा। उसके बाद कोर समझा, फिर क्रस्ट समझा। तो लिथोस्फीयर का लेयर कहाँ से कहाँ तक है सर? तो लिथोस्फीयर का लेयर है आपका पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट, पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल। ये देखो क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल, क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल आपका किस में आता है? क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल आपका आता है लिथोस्फीयर में। सो लिथोस्फीयर हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा? लिथोस्फीयर होगा क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल तक, अपर मेंटल तक, ठीक है ना। सो क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल तक आपका आ गया लिथोस्फीयर में। अब देखो द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। समझ गए आप लिथोस्फीयर के बारे में कि ये किस लेयर में आता है, कहाँ से कहाँ तक इसकी सतह होती है, समझ गए ना। अब देखो इसमें कुछ फैक्ट्स समझना है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके धरती की जो ऊपरी सतह होगी, जाहिर सी बात है उसमें सॉइल होगा, और सॉइल बना किससे? सॉइल होगा तो सॉइल बना किससे? रॉक के डिकम्पोज होने से, है ना। रॉक डिकम्पोज हुआ, फिर उसको और वो छोटा होते गया किसी वेदरिंग के कारण, है ना, तो वो बन गया आपका सॉइल। अब क्या होगा कि लिथोस्फीयर में हम लोग समझ रहे हैं सॉइल के बारे में, तो जो सॉइल है आपका, सॉइल आपके नीचे तो नहीं चला जाएगा, सॉइल तो ऊपर वाले लेयर में ही रहेगा ना। अब देखो ये आपका मान लो कि सॉइल जो है आपके इसी लेयर में रहेगा, इस लेयर से तो आगे नहीं जाना है, इसको नीचे तो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम एक बार में नीचे चला जाएगा, नहीं, सॉइल आपके ऊपर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी रॉक्स और मिनरल्स होंगे वो किस लेयर में होंगे? लिथोस्फीयर में होंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज एन इरेगुलर सरफेस, इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। अब स्टूडेंट देखो जितने भी आप माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज या फिर वैलीज देख रहे हो, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज देख रहे हो, ये सारा कुछ आपका पार्ट है किसका? लिथोस्फीयर का। सो लिथोस्फीयर क्लियर हो गया। लिथोस्फीयर क्या है, कहां से कहां तक है, और इसमें कौन कौन सी नेचुरल चीजें आती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन सा पार्ट इसके अंदर में आता है, तो वो सारा कुछ आपने लिथोस्फीयर में समझ लिया। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब मिनरल वेल्थ का तो सोर्स है ही ना। मिनरल वेल्थ का सोर्स कैसे है? जो ऊपरी सतह है सारा मिनरल मैंने आपको बताया, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये सारा किस में था? ये क्रस्ट में था, है ना। सो क्रस्ट में था तो फिर क्रस्ट किधर था? वो आपके लिथोस्फीयर में था, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्रस्ट लिख देता हूँ फिर से, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सारा कुछ आपके इसी में था। सो लिथोस्फीयर हमने अभी तक यहाँ पे समझा। अब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरे डोमेन के बारे में। नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर। अब देखो हाइड्रोस्फीयर, सो हाइड्रोस्फीयर का पकड़ो, हाइड्रा या फिर हाइड्रो, इसको पकड़ो। ये किसको लिंक कर रहा है? वाटर को कर रहा है ना। किसको कर रहा है? सो वाटर। अब लिथोस्फीयर में एल आ रहा था, सो बोल रहे थे लैंड, तो अब इसमें आ रहा है हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो। सो ये हाइड्रो किसको डिनोट करता है? वाटर को। सो वाटर बॉडीज जितने भी प्रेजेंट हैं इस इन्वायरमेंट में वो सारा किसका पार्ट होंगी? हाइड्रोस्फीयर का। जितनी भी लैंड, जो भी लैंड के पार्ट्स थे, जैसे कि आपके माउंटेन्स थे, प्लेट्यूज थे, प्लेन्स थे और क्या थे? वैलीज, ये सारा पार्ट किसकी थी? लिथोस्फीयर की। अब जितनी भी वाटर बॉडीज होंगी, वाटर बॉडीज में कौन कौन सी? ओशंस ले लो, सीज ले लो, आपका आइसबर्ग ले लो, आपका ग्लेशियर, ये सारा कुछ किस में आएगा? ये सारा कुछ आपका आएगा हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है ना। अब हाइड्रोस्फीयर प्रेजेंट किधर होगा? जाहिर सी बात है ये अबव द सरफेस, यानी कि लिथोस्फीयर के ऊपर। किसके ऊपर होगा? सो लिथोस्फीयर के ऊपर। तो बोलोगे सर लिथोस्फीयर में माउंटेन भी आता है, तो नहीं,
लिथोस्फीयर का जो बेसिक रीजन है, यानी कि जो उसका बेसिक सतह है, बेसिक सतह क्या है? लैंड। सो लैंड के जस्ट ऊपर, समझ गए ना? सो ये होगा कहाँ प्रेजेंट? अबव लिथोस्फीयर। कहाँ होगा? अबव लिथोस्फीयर। और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सारा कुछ किस में आएंगी? वो सारा कुछ आपके आएंगी हाइड्रोस्फीयर में। अब देखो रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, और आपने मन से आप जो कुछ भी वाटर बॉडीज इसमें डाल सकते हो, आप सोच के इसमें पुट करो, ठीक है ना? ये भी आपके लिए एक टास्क है। जितने भी वाटर बॉडीज हैं आप एक पेज पे अच्छे से उसको लिखो, यहाँ तो कुछ लिखी है, और बाद बाकी जो भी इसमें बची हैं वो सारा कुछ आप अपने मन से क्लियर कीजिए। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये आपका आइसबर्ग का पार्ट है, आइसबर्ग का पार्ट है, ये आपका ओशन है, ये सारा कुछ भी आपका ओशन, फिर सीज, ये सारा कुछ किसका पार्ट है? सारा कुछ आपके हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो लाइफ सपोर्ट करने के लिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ गया ना? नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम समझेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का कहो कि प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ब्लैकेट बोलो उसको, यानी कि जो भी एयर सप्लाई होती है हमारे अर्थ पे वो सारा कुछ किसके अंदर में आती है? सो एटमॉस्फेयर के अंदर में। सो बोल सकते हो लाइफ सर्वाइविंग बेल्ट ऑफ अर्थ, लाइफ सर्वाइविंग बेल्ट और ब्लैकेट, लाइफ सर्वाइविंग ब्लैकेट ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। इसके काफी डेफिनेशंस दे सकते हो। लाइफ सपोर्टिंग ब्लैकेट बोल दो इसको, देखो लाइफ सपोर्टिंग एक बोल दिया, लाइफ सपोर्टिंग ब्लैकेट, लाइफ सपोर्टिंग ब्लैकेट हो गया। उसके बाद मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें से कि आपके कुछ नाइट्रोजन, CO2, O2, ये सारा कुछ किसका पार्ट है? ये सारा कुछ आपके एटमॉस्फेयर का ही तो पार्ट है। O2 कौन लेते हैं? मतलब ह्यूमन बींग्स O2 लेते हैं, ऑक्सीजन, और CO2 कौन लेते हैं? प्लांट्स। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, इसका कुछ अलग परसेंटेज है 78%, फिर इसका आपका 21%, और CO2 का रेस्ट ऑफ परसेंटेज इसका हो जाएगा, और डिफरेंट गैसेस का, ठीक है ना? सो एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ टू सपोर्ट द लाइफ, टू सपोर्ट द लाइफ, ठीक है ना? सो थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ, और ये काफ़ी मायने में लाइफ को सपोर्ट करता है। ये एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स हैं, मैं आपको बता दूं, जिसमें से कि कोई एक लेयर में आपका ओजोन लेयर होगा जो कि यूवी रेज को आने से रोकेगा, ठीक है ना? कुछ मेटेओराइट्स को रोकेगा, मतलब कुछ लेयर्स वैसे होंगे जो कि मेटेओराइट्स को आने से रोकेगा, ठीक है ना? तो ये हुआ ना एक तरीके से लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। अब मान लो मेटेओराइट आ गया तो एक बार में वो पूरा एक शहर बोल दो तबाह कर देगा, समझ गए ना? उसके बाद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब देखो जो एटमॉस्फेयर को होल्ड कौन करके रखा है? क्या कुछ इंसान जाके उसको पकड़ा है? कुछ एक्सटर्नल एनर्जी उसमें लगी है ना? सो वो एक्सटर्नल एनर्जी क्या है? वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वो एक्सटर्नल फोर्स आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे रुक पा रहा है, ठीक है ना? तो एटमॉस्फेयर को रोकने का काम, एटमॉस्फेयर को अर्थ के सराउंडिंग में रखने का काम कौन कर रहा है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्मफुल रेज कौन कौन सी हो सकती हैं? यूवी रेज। सो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, यहाँ लिख दो यूवी रेज और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। अब जो सन पे इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, मतलब सन के पास इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी है, अगर ये लेयर नहीं होगा ना तो यहाँ पे कोई टिक नहीं पाएगा, लोग जल जाएंगे। तो एक तरह से ये लाइट को एक लिमिटेड अमाउंट में लाने का भी काम करता है, समझ गया ना? इसमें क्या होता है? कुछ क्लाउड्स होते हैं और वो क्लाउड्स क्या करते हैं? एक डिफिनिट अमाउंट का लाइट हम तक दे देते हैं। अब देखो मान लो ये सन है, यहाँ पे सन है, उसके बाद नीचे में ऐसा क्लाउड है। तो सन तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उष्मा दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा हीट दे रहा है कि तुम जल जाओ। लेकिन ये जो क्लाउड है आपका,
ये क्लाउड क्या कर रहा है, ये क्लाउड क्लाउड किस में है, सबसे पहले ये समझो, क्लाउड किस में है, तो एटमॉस्फेयर में। अब ये क्लाउड क्या कर रहा है कि उस हीट को कुछ को भेज दे रहा है, और जो डेफिनेट अमाउंट का हीट है, जो डेफिनेट अमाउंट मतलब कि जो रिक्वायर्ड है, मतलब अर्थ पे सर्वाइवल के लिए लाइट एनर्जी भी जरूरी है, ठीक है ना। सो इसको भेज रहा है, मतलब कि जो वेस्ट हीट है, जो नहीं चाहिए उसको वापस भेज दे रहा है, और जो चाहिए वो अर्थ के सरफेस पे भेज दे रहा है। तो एक तरीके से जो सन का हीट है इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा एटमॉस्फेयर का एक पार्ट, समझ गए। अब एटमॉस्फेयर में कुछ यहाँ पे लेयर्स हैं, इनको आप देखिए। ट्रोपोस्फियर, ये देखो ट्रोपोस्फियर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, और फिर लास्टली एक्सोस्फियर। हर एक लेयर का अपना एक प्रॉपर्टी है, हर एक लेयर का अपना एक प्रॉपर्टी है, और उसका एक एडवांटेज है, समझ गए ना। जो भी एरोप्लेन चलती हैं, सो एरोप्लेन्स किस में चलती हैं, सो स्ट्रेटोस्फियर। हेलीकॉप्टर्स हो गए, पैरासूट्स हो गए, ये सब किस में चलती हैं, सो ट्रोपोस्फियर। आपके जो बादल बनते हैं, जो भी क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन इसी में हो रहे हैं। एक बार इसको बड़ा कर दिया जाए, तुम लोग अच्छे से समझोगे। ये देखो, देखो ट्रोपोस्फियर, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, इसमें क्या क्या है, जो भी हेलीकॉप्टर पैराशूट चल रही हैं वो सारे आपके ट्रोपोस्फियर में। और जो क्लाउड बन रहे हैं, जो भी क्लाउड्स बन रहे हैं, ये देखो क्लाउड्स है ना, यहाँ पे बारिश होती हुई दिख रही है, सो क्लाउड से हो रही है। तो एक ये हो गया, फिर हॉट एयर बैलून, पैराशूट, उसके बाद एरोप्लेन, ये सारा कुछ इसका पार्ट है, सो ट्रोपोस्फियर का। क्लाउड किस में हेल्प कर रहा था, जो स्कॉचिंग ऑफ लाइट थी सन की, तो उससे बचा रहा था हम लोग को। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, आपका एरोप्लेन किस में चलता है, सो आपकी स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन। नेक्स्ट हो गया मेटियोर्स। अब मेटियोर्स को हम तक आने पे कौन रोकता है, सो एम फॉर मेसोस्फियर, एम फॉर मेटियोर्स, यानी कि उल्का पिंड बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। उसके बाद थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो जो सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स प्रेजेंट किस में होती हैं, आपके थर्मोस्फियर में। उसके बाद लास्टली एक्सोस्फियर में चले जाओ। एक्सोस्फियर में क्या क्या, जो स्पेस शिप्स होती हैं, जो कि अर्थ से छोड़ी जाती हैं, किसमें स्पेस के लिए, सो वो किसमें होती है, स्पेस शिप, अंतरिक्ष यान। तो ये आपके एक्सोस्फियर में, ठीक है ना। कुछ छूट तो नहीं रहा है, चलो सारा क्लियर है। मेसोस्फियर को अच्छे से याद कर सकते हो, एम फॉर मेसोस्फियर, एम फॉर मेटियोर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर आपका एरोप्लेन, ट्रोपोस्फियर बादल, फिर हेलीकॉप्टर, और लास्टली हॉट एयर बलून, ठीक है ना। ये आपके एरोप्लेन इसमें लिखा है, लेकिन एरोप्लेन इसमें से टेक ऑफ होता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सोस्फियर, स्पेसशिप, और थर्मोस्फियर सैटेलाइट्स, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो कि आपके थर्मोस्फियर में होती है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ओवरऑल सेशन। इसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट के कुछ पैरामीटर्स को समझा है, कुछ कंपोनेंट्स को जाना है, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है। और लास्टली ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अच्छे से दिमाग में बसा लो, हो सके तो इसका स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। सो आज यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलेंगे इस चैप्टर के नए पार्ट में, ठीक है ना। सो आज इतना ही फिलहाल, आज के लिए थैंक यू सो मच।